Hello friends, I hope you all are fine. Welcome back to my channel. लास्ट वीडियो में हम सपिंडा रिलेशनशिप तक पढ़ चुके थे। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में और इसके आगे भी पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो सेक्शन 3G। सेक्शन 3G किस चीज की बात करता है? डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसमें क्या है? टू पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कोई पर्सन जो है आपस में दो बंदे कब कहलाएंगे कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशन में है? जब फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। अगला, इफ वन वॉज अ वाइफ या हस्बैंड। देखो हम सिर्फ अभी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बोला अगर एक बंदा लीनियर असेंडेंट है दूसरे का, इसका मतलब क्या है? ये चीज हमें पता है। असेंडेंट मतलब जो, अगर सपोज ये वाली जनरेशन चल रही है तो जो भी इनकी जनरेशन है, अब हम इस बंदे से अगर इसका रिलेशन कंपेयर करेंगे तो ये कैसे जाएगा? लीनियर असेंडेंट की तरफ, प्लस मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ओके, और डिसेंडेंट में क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, अब मैंने बोला इसमें जब एक पर्सन दूसरे का लीनियर असेंडेंट है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखो सपोज फादर है, फादर का सन है, एक और सन हुआ S1, इसका सन हुआ S2, इसकी डॉटर हुई D। अब मैंने बोला क्या F मैरी कर सकता है D से? अब क्वेश्चन क्या बोला? क्या F शादी कर सकता है D से? देखो हम यहाँ पे सपिंडा रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा था फादर की 5th जनरेशन, मदर से 3rd जनरेशन। वो हमारा आता है सपिंडा रिलेशन में, जो हम कहाँ पढ़े थे? सेक्शन 3 के F में। अब प्रोहिबिटेड डिग्री में हमने क्या बोला? पहला ही पॉइंट इन्होंने क्या बोला? अगर एक लीनियर असेंडेंट है दूसरे का तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। तो यहाँ डी जो है एफ से शादी नहीं कर सकती। रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ ये जो है इसका लीनियर असेंट कहलाएगा, लीनियर असेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सपिंडा ये कर सकते हैं या नहीं वो देखते हैं। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यहाँ पे सपिंडा के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। ओके, अब आ जाओ दूसरे पे। इफ वन वॉज अ वाइफ या हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द अदर। मैंने बोला कि या तो वो वाइफ है या हस्बैंड है लीनियर असेंडेंट का या डिसेंडेंट का ऑफ द अदर। इसका एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला एफ है, एफ का बेटा एस, फिर S1, फिर S2, फिर S3, S4, ऐसे करते करते बहुत सारे। अब इसकी सपोज S2 की यहाँ पे वाइफ है। अब क्या ये F और W शादी कर सकते हैं? आंसर इज नो। रीजन बीइंग क्योंकि ये फॉल करते हैं हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। क्योंकि इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है इफ वन वॉज अ वाइफ या हस्बैंड है लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द अदर। वाइफ है, मैंने बोला वाइफ है ऑफ किसी भी एक की जो लीनियर असेंडेंट से बिलोंग करती है तो वो क्या आ जाएगा? प्रोहिबिटेड रिलेशन में। ओके, अब आ जाओ थर्ड पे। इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर। क्या है? वाइफ ऑफ द ब्रदर मतलब भाई की वाइफ। क्या होगी? वो भाभी होगी एक तरह से। या फादर या मदर मतलब या तो पापा की या मम्मी के भाई की वाइफ। और ऑफ द ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर ब्रदर ऑफ द अदर। तो यहाँ पे भी जो हमारे दादा हैं या दादी हैं उनके ब्रदर की वाइफ। तो ये क्या है? हम उनसे ये कौन से रिलेशन में आ जाएंगे? हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगी। ओके, इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नीस। यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर रियल ब्रदर भी हो सकते हैं और कजन भी हो सकते हैं। तो ये हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम कोई भी मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अंकल एंड नीस है, चाचा भतीजी, आंट नेफ्यू है, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और ऑफ टू ब्रदर्स और ऑफ टू सिस्टर्स। मतलब जो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर हैं, उनके बच्चे भी नहीं कर सकते आपस में शादी। क्यों? ये प्रोहिबिटेड रिलेशन में आ जाते हैं। या दोनों ही ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनके बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। दोनों भाई भाई के बच्चे भी नहीं कर सकते, दोनों सिस्टर सिस्टर के बच्चे भी शादी नहीं कर सकते हैं। अब हमने बोला क्लॉज एफ और क्लॉज जी के लिए रिलेशनशिप मतलब है क्या? एफ हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? सपिंडा रिलेशनशिप। जी में हमने क्या पढ़ा? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसमें रिलेशनशिप का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बाय हाफ
या यूट्रिन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड, जो हम पढ़ चुके हैं कि चाहे वो हाफ ब्लड से बिलोंग करता हो, यूट्रिन ब्लड से करता हो या फुल ब्लड से, तो चाहे कजन्स हो, चाहे सगे भाई बहन हो, चाहे एक ही मदर के हो, यहाँ सब रिलेशनशिप में आ जाएगा। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, तो चाहे वो लेजिटिमेट रिलेशन में आता हो, चाहे वो इलेजिटिमेट में। रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड एंड ऑल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हम इसको कंस्ट्रू करेंगे तो चाहे एडॉप्शन से हो, ब्लड से हो, सगा हो, कजन हो, लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, हम यहाँ पे रिलेशनशिप की डेफिनेशन में सारे रिश्तों को पढ़कर चलेंगे। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 इजी सा है, ओवरराइडिंग इफेक्ट बताया है। क्या बोल रहा है, सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कोई भी टेक्स्ट, रूल या कोई भी इंटरप्रिटेशन है हिंदू लॉ की या कोई भी कस्टम या यूसेज की जो इमीडिएटली थे इस एक्ट के आने से पहले, वो एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे किसी भी मैटर के रिगार्ड इस एक्ट में आने के बाद। तो कोई भी हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं या कोई भी हम पहले का रूल लगाते आ रहे हैं, अगर हिंदू एक्ट नहीं आया था उससे पहले हम खुद का ही कोई रूल लगा रहे हैं, अब वो खत्म हो जाएंगे, shall cease to take place। ओके, कोई और लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, वो भी खत्म हो जाएंगे। कोई अगर लॉ था जो क्या था, इनकंसिस्टेंट था विद एनी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सपोज हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी एक प्रोविजन था जो पहले इस एक्ट के आने से पहले कोई एक्स प्रोविजन था, अगर ये वाला प्रोविजन अब न्यू प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट है तो ये एक्स प्रोविजन जो है खत्म मान लिया जाएगा, shall cease to have effect। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 में हमें क्या बताई है, कंडीशंस बताई हैं किस चीज की, हिंदू मैरिज की। अब कंडीशंस मतलब क्या होगा कि ये तो एसेंशियल्स है जो तुम लोगों को, जो पार्टीज को, कौन पार्टीज को ध्यान रखने हैं कोई भी हिंदू मैरिज करते हुए। क्या क्या है देखते हैं। मैरिज में बी सोलेमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदू, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि दोनों हिंदूज के बीच में ही ये एसेंशियल्स पूरे होने जरूरी हैं। अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होती हैं, कौन सी कंडीशंस, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि शादी के टाइम पे किसी भी दूसरे पार्टी का स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए शादी करने जा रहा है बी से, ए की ऑलरेडी किसी सी से शादी नहीं होनी चाहिए, स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखो जो सेक्शन 5 की कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, या तो हमारी मैरिज होती है वॉइड, या मैरिज हमारी होती है वॉइडेबल, जो हम आगे पढ़ेंगे। वॉइड मैरिज हमें दे रखी है सेक्शन 11 में, वॉइडेबल दे रखी है हमें सेक्शन 12 में। ओके, कुछ कंडीशंस यहीं पे हैं, जैसे किसी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। ओके, ये मैरिज कौन सी मैरिज कहलाती है, वॉइड मैरिज। ये डायरेक्ट में साथ के साथ लिख लो, ये मैरिज कौन सी होगी, वॉइड मैरिज। ओके, फिर मैंने बोला एट द टाइम ऑफ द मैरिज नीदर पार्टी, किसी भी पार्टी का क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इनकेपेबल नहीं होना चाहिए ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि वो अपनी कंसेंट प्रॉपर दे सके, वो इनकेपेबल नहीं होना चाहिए। ओके, दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, इन्होंने बोला मान लिया वो कैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, बट वो सफर कर रहा है मेंटल डिसऑर्डर से, ऐसे काइंड का या कोई भी एक्सटेंट तक कि वो अनफिट है मैरिज के लिए एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। पहले हमने बोला वो इनकेपेबल नहीं होना चाहिए वैलिड कंसेंट के लिए, फिर हमने बोला चलो ठीक है, मान लिया वो इनकेपेबल नहीं है, वो कैपेबल है कंसेंट के लिए, बट उसको कुछ तो मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो मैरिज के लिए भी अनफिट है, एंड प्लस दोनों कंडीशन प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए भी। ओके, फिर आ जाओ, हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी, उसको क्या है यहाँ पे बीच बीच में अटैक पड़ते हैं इंसेनिटी के, तो ये मैरिज कौन सी कहलाएंगी, हमारी वॉइडेबल मैरिजेस, जो हम कहाँ देखेंगे सेक्शन 12 में भी, 12 के सबसेक्शन 1 में देखेंगे हम इसके बारे में। ओके, फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट मैंने बोला ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, जो ब्राइड ग्रूम है, जो लड़का है, उसकी एज 21 ईयर्स पूरी हो जानी चाहिए, और जो ब्राइड है उसकी कितनी हो जानी चाहिए, 18 ईयर्स, कब, शादी के टाइम पे। ओके, ये भी वॉइडेबल मानी जाती है, कब मानी जाएगी, अगर तुमने
किस टाइम पे शादी करी है, किनकी शादी करी है, अगर जो ब्राइड ग्रूम है वो 21 से कम है और जो लड़की है वो 18 साल से कम है तो। ओके, अबाउट पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अभी हम पढ़ के आए कि पार्टीज जो हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए अनलेस द कस्टम या यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। इसका मतलब कि अगर इनके लोकल लॉज या कस्टम इनके अलाउ करते हैं तो वो अलग बात है, वरना पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली पार्टी सपिंडास में नहीं होनी चाहिए unless the custom या यूसेज each of them permits of a marriage between the two। यहाँ पे भी अगर इनके लोकल लॉज या कस्टम्स अलाउ करते हैं तो अलग बात है, वरना पार्टीज जो हैं सपिंडास नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 7 पे। 6 रिपील हो चुका है, 7 पे आओ। सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। अ हिंदू मैरिज हम सोलमनाइज कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो भी कस्टम्स हैं, उनके राइट्स हैं, सेरेमनीज हैं ऑफ ईदर पार्टी देयर टू। हम जो है यहाँ पे दोनों पार्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। इन्होंने पहले बोल दिया किसी भी ईदर पार्टी के थ्रू तुम किसी भी पार्टी के कस्टम्स को, रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो। वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी, जिसमें क्या है, सप्तपदी अगर इंक्लूड है इसका मतलब क्या है, जब 7 फेरे 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। मैरिज जो है कंप्लीट मानी जाएगी, बाइंडिंग मानी जाएगी जब वो 7th स्टेप लिया जाता है। इन्होंने बोला जब तुम्हारी रिचुअल्स में, जब तुम्हारे रिचुअल्स में या सेरेमनीज में सप्तपदी इंक्लूड है तो तुम्हारी शादी वैलिड तभी मानी जाएगी जब मैरिज कंप्लीट, कब और बाइंडिंग मानी जाएगी, जब 7th स्टेप ले लिया गया है तभी वो मैरिज क्या मानी जाएगी, कंप्लीट। क्यों, क्योंकि तुम्हारी सेरेमनीज में अगर सप्तपदी इंक्लूड है तभी। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हमें इसको भी पढ़ना चाहिए। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हिंदू मैरिजेस का। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ। अब एक बात बताओ, अगर ए और बी ने शादी कर ली, इस चीज का प्रूफ क्या है, तो इन चीज के लिए बना है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाता है प्रोवाइडिंग कि पार्टीज जो है मैरिज में may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such condition। जो भी हिंदू मैरिज रजिस्टर में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, वो उनको डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। क्यों, ताकि उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन हो सके। ये चीज हमें पता है कि फोटोग्राफ्स मांगते हैं शादी की, ठीक है। अगर थोड़े टाइम के बाद तुम रजिस्टर करा रहे हो, सपोज अगर तुम्हारी शादी यहाँ हो गई, थोड़े गैप देकर रजिस्टर करवा रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होता है कि तुमने इतना गैप क्यों लिया अपने मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए। तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोज होती हैं, पार्टीज, जो भी पार्टीज हैं उनकी फोटोज होती हैं, वेडिंग कार्ड होता है, ये सब होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। फिर कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1। चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा हो। स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन that it is necessary to do so provide that the entering of the particulars जो भी हैं shall be compulsory in the state, या किसी भी पार्ट में। वैसे अगर हम सबसेक्शन 1 को पढ़े तो हमें पता लग रहा है कि ये क्या चीज है, ऑप्शनल है। वो कंपलसरी कब हो सकती है, जब सबसेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है तब वो कंपलसरी हो सकती है, वरना क्या है, वो ऑप्शनल भी है। ओके, वेदर इन ऑल केसेस, या जो भी केसेस स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि इन पर्टिकुलर केसेस में तो क्या है, कंपलसरी है, इनमें जो है ऑप्शनल है, वो किसके ऊपर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। एंड वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन इशूड, और कोई भी बंदा कॉन्ट्रावीन कर रहा है अगर उन प्रोविजंस को, तो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा फाइन के साथ, कितना, 25,000 रुपए तक का। ओके, फिर जो भी रूल्स हैं, शैल बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। जो हमने ऊपर रजिस्टर मेंटेन करा था सबसेक्शन 1 में, तो रजिस्टर वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होना चाहिए। एडमिसिबल होगा एज एन एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट टू हिम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। और अगर हमें उसकी कोई भी कॉपीज वगैरह चाहिए तो हम प्रिस्क्राइब्ड फी देकर उसकी ले सकते हैं। तो इंस्पेक्शन के लिए पूरा टाइम ओपन रहता है रीजनेबल टाइम्स पे। फिफ्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कह रहे हैं नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, चाहे ये सेक्शन में कुछ लिखा हो। इसका मतलब ये सब सेक्शन सबको ऊपर वाले को क्या कर कर आ रहा है, ओवरराइड कर कर आ रहा है। जो कि क्या लिख रहा है, कह रहे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, चाहे ये सेक्शन में कुछ भी लिखा हो,
वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। कह रहे हैं अगर तुम रजिस्ट्रेशन करवाना भूल भी गए ना, वो तुम्हारी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। तो वैलिडिटी शैल इन नो वे बी अफेक्टेड, हम तुम्हारी वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे बाय द ओमिशन टू मेक एंट्री। एक मेयर ओमिशन से कि तुम एंट्री करना भूल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मैरिज जो है वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 8। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आगे के सेक्शंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।